हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को उपसंयोजी यौगिकों का रसायन के बारे में पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम ये जानना चाहेंगे क्या होता है उपसंयोजी यौगिक और किस प्रकार हम उपसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। देखिए, नामकरण जानने से पहले हम कुछ प्रारंभिक जानकारी जानेंगे उपसंयोजी यौगिकों के बारे में। तो सबसे पहले हमको जानना होगा क्या होता है आणविक यौगिक या क्या होता है योगशील अणु। इसी को योगशील यौगिक कह ले, योगशील अणु कह ले, आणविक यौगिक कह ले, आणविक अणु कह ले। इसके बारे में हमको पहले जानना होगा, ठीक है। अगर हम समझें यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, K2SO4 एक स्वतंत्र यौगिक है। उसी प्रकार Al2SO4 होल थ्राइज ये भी एक स्वतंत्र यौगिक है। पानी की बात करें H2O तो ये भी एक स्वतंत्र यौगिक है। तीनों स्वतंत्र यौगिक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपस में क्रिया तभी करेंगे जब इनको किसी प्रकार के गर्म करेंगे। कुछ भी सोडियम है, पोटेशियम है, अगर सिंगल में है तो किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर सकते हैं। परंतु अगर इनको स्वतंत्र अवस्था में अगर कहीं डब्बे में बंद करके हम रख दें तो हजारों साल रख दे, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये पूरे के अष्टक पूर्ण हो चुके हैं, कंप्लीट है, स्थायी यौगिक है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, हम स्वतंत्र यौगिक हो रहा है कह रहे हैं हम। अब अगर यही स्वतंत्र यौगिक आपस में क्या करे, क्रिया कर ले। इस प्रकार अगर तीनों क्रिया कर लेता है तो देखिए यहां एक नया यौगिक बनता है। क्या बनता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइज डॉट 24H2O। ध्यान रखिएगा, इसको यहां पे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यहां पे पोटास एलम, या इसी का दूसरा नाम क्या है तो फिटकरी भी कहते हैं। वैसी एग्जाम्पल यहां देखा जाए कैसा, पोटेशियम साइनाइड। ये जब FeCN के साथ क्रिया करता है, FeCN6 के साथ क्रिया करता है तो ये बनाता है कैसा, K4FeCN6। तो यह बन गया क्या, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यह पोटेशियम साइनाइड भी स्वतंत्र यौगिक है और FeCN6 भी क्या स्वतंत्र यौगिक है। ये दोनों स्वतंत्र यौगिक मिलकर क्या बनाया, यहाँ पे योगशील अणु बनाया। तो पोटास एलम भी योगशील अणु है या योगशील यौगिक है, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी क्या है, योगशील यौगिक या योगशील अणु है। क्या दोनों योगशील अणु एक समान है या दोनों योगशील अणु में कुछ न कुछ अंतर है? इसको अब समझने का हम प्रयास करेंगे। अगर हम K2SO4 पहले यौगिक को अगर क्या करें, हम पानी में विलय करें, किसको, इस पोटास एलम को, तो ध्यान रखिएगा टूटेगा किसमें, 2K+, ठीक है, प्लस SO4 2-, ठीक है, प्लस किसमें टूटेगा 2Al 2+, और प्लस किसमें टूटेगा 3SO4 2-, और बाकी देखिए पानी में ही टूटना है तो पानी के रूप में ही रहेगा। यानी यह क्या हो गया, आयनों में बिखर गया, आयनों में टूट गया। यह कह सकते हैं कि यह क्या हो गया, अपने अवयवी अणुओं, है ना, अवयवी घटकों कह ले, बल्कि अवयवी घटकों में क्या हो गया, ये टूट गया, यानी स्थायी नहीं रहा पानी में, ठीक है। ये पहला प्रकार के यौगिक। अगर ऐसा योगशील अणु है जो अपने अवयवी आयनों में टूट जा रहा है, ठोस अवस्था में तो स्थायी है पर अपने अवयवी आयनों में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, तो ऐसे योगशील यौगिक अणु को कहते हैं यहाँ पे क्या, द्विक्लवण कहेंगे, इसको डबल सॉल्ट कहेंगे। अब जरा दूसरे पर हम विचार करें, इस पर अगर विचार करें, किस पर, K4FeCN6 पर, K4FeCN6 पर अगर इसको पानी में विलय करें, ध्यान रखिएगा तो क्या मिलता है, 4K+ मिलेगा, ठीक है, और प्लस मिलता है यहाँ पे FeCN6 4-। ये बाहरी आयन तो क्या हो गया, जल में अलग हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको जल में घोला है ना, ध्यान रखिएगा जल में घोला है तो ये आयन निकल जा रहा है, पर अंदर क्या है, बिल्कुल ही स्थायी बना रह रहा है। ये अपने अवयवी आयनों या घटकों में नहीं टूट रहा है, ध्यान रखिएगा। यानी ये ठोस अवस्था में भी स्थायी था क्रिस्टल जालक के रूप में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये कि पानी में भी घोले या विलायक में भी हम घोले, जरूरी नहीं कि जल ही, कोई भी विलायक यूज कर सकते हैं। अगर विलायक में भी घोलने पर क्या हो रहा है, स्थायी रूप से बना रह रहा है,
तो ध्यान रखिएगा ये भी योगशील अणु है, पर ध्यान रखिएगा ये वास्तव में द्विक लवण नहीं कहलाएगा, ये यहां पे कहलाएगा संकुल या जटिल लवण। तो हम कह सकते हैं योगशील यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्विक लवण, दूसरा कैसा? संकुल लवण। तो पहले के बारे में हम कह सकते हैं क्या? सीधी सी बात है कि वह पदार्थ जो ठोस अवस्था में क्या होता है? स्थायी होता है, परंतु जल या विलायक में घोलने के साथ ही क्या होता है? अपने अवयवी घटकों में टूट जाता है। ऐसे योगशील अणु को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे द्विक लवण या डबल साल्ट कहते हैं। ये इसकी क्या होगी? द्विक लवण की पहले की परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, सामने रखा हुआ है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है ना? कौन सा? पोटासियम या फिटकरी, दूसरा मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट। ध्यान रखिएगा ये द्विक लवण या डबल साल्ट कहलाएंगे, क्योंकि ये सभी पदार्थ क्या होंगे? अपने अवयवी में टूट रहा था। ठीक है, अब दूसरे प्रकार के यौगिक में हमने क्या देखा? तो दूसरे प्रकार के यौगिक में हमने क्या देखा कि ये केवल बाहर का आयन टूट रहा है, अंदर का आयन बिल्कुल क्या है? स्थायी बना रह रहा है। ठीक है, अंदर का आयन क्या है? बिल्कुल स्थायी बना रह रहा है ना? इस दूसरे प्रकार का क्या खासियत हो गया कि ये ठोस अवस्था में तो स्थायी रह रहा है, जल या विलायक में घोलने पर भी स्थायी बना रह रहा है। तो दूसरे प्रकार के यौगिक की परिभाषा हम कैसा देंगे? ये दे देंगे। क्या दे देंगे? सीधी सी बात है, वह योगशील अणु जो ठोस या क्रिस्टल जालक के साथ साथ जलीय विलयन या अन्य विलायक में भी अपना अस्तित्व क्या करता है? बनाए रखता है। ऐसे संकुल या जटिल यौगिक को हम क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, ऐसे संकुल यौगिक ऐसे योगशील अणु या आणविक यौगिक को क्या कहते हैं? यहाँ पे तो हम संकर लवण कह सकते हैं, जटिल लवण कह सकते हैं, धातु संकुल कह सकते हैं, संकुल यौगिक कह सकते हैं, या उप सहसंयोजी यौगिक कह सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं। और ये हमारे सामने क्या है? एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो कि क्या है? संकुल यौगिक है, जटिल यौगिक है। उसी प्रकार टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट जो है ये भी क्या है? संकुल यौगिक, जटिल। तो आप देखिएगा बहुत सारे नाम इसके हैं, संकर है, जटिल है, धातु संकुल है, संकुल यौगिक भी कह सकते हैं, उप सहसंयोजिक भी कह सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्या है? सीधी सी बात है, इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा टॉपिक हमको समझना होगा क्या होता है संकुल या जटिल आयन। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देखेंगे? सीधी सी बात है, जैसे अगर K4Cn को तोड़े 2 भागों में टूटेगा, ये धनायन के रूप में 4K+ में, और यहाँ टूटेगा या फिर CN6 4- के रूप में। दिख रहा है? ये बाहरी आयन है। ध्यान रखिएगा जितने प्लस बाहर निकलते हैं उतना माइनस रहेगा बाहर। ठीक है, वैसे इसमें देखेंगे जितना माइनस बाहर निकल रहा है 2-, तो यहाँ क्या लगा? 2+ लगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें जो ब्रैकेट देख रहे हैं ये ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। इस ब्रैकेट के अंदर में ध्यान रखिएगा जो यहाँ दिख रहा होगा एक धातु, इसको सरल धातु हम कहेंगे। और यहाँ ब्रैकेट में देखिएगा एक जो CN6 दिख रहा है, इसको कहते हैं लिगेंड या संलग्नी। किसे कहते हैं? लिगेंड या संलग्नी। आगे डिटेल हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो संकुल या जटिल आयन किसे कहेंगे? हम कहेंगे वह आवेशित मूलक जिसमें एक सरल धातु आयन 2 या 2 से अधिक संलग्नी या लिगेंड के साथ, ध्यान रखिएगा यहाँ जो बंध बनता है वो उप सहसंयोजक बंध होता है। इन दोनों के बीच कैसा बंध होगा? यहाँ पे तो उप सहसंयोजक बंध होगा। तो इसकी संकुल या जटिल आयन की परिभाषा क्या हो जाएगा? वह आवेशित मूलक, आवेश दिख रहा होगा, वह आवेशित मूलक जिसमें एक सरल धातु आयन 2 या 2 से अधिक संलग्नी या लिगेंड के साथ उप सहसंयोजक बंध से बंधा होता है। ऐसे आयन को ही हम कहते हैं क्या? संकुल या जटिल आयन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम? संकुल या जटिल आयन कहते हैं। तो संकुल या जटिल आयन की परिभाषा क्या हो जाएगा? तो मैं परिभाषा रख रहा हूं यहाँ पे, सीधी सी बात है, वह आवेशित मूलक जिसमें एक सरल धातु आयन है ना और 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? उदासीन अणुओं या लिगेंड के साथ क्या होता है? उप सहसंयोजक द्वारा बंध बंधा होता है। ऐसे आवेशित मूलक को ही हम क्या कहते हैं? संकुल या जटिल आयन कहते हैं। सरल धातु आयन आगे बात करेंगे कैसा हम? उप सहसंयोजक बंध। देखिए एक नया चीज आया, क्या होता है उप सहसंयोजक बंध? ठीक है, तो उप सहसंयोजक बंध को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए NH3 की बात करें, है ना, अमोनिया, आप लोग को जानकारी होगा अमोनिया के बारे में। ठीक है, तो हम चल रहे हैं किसको? NH3 के बारे में ना। ध्यान रखिएगा NH3 को हम सुविधा अनुसार लिख रहे हैं क्या? H3N। ध्यान रखिएगा इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये बोरान ट्राइक्लोराइड के साथ जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा बोरान के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों बंधा होता है, इसका अष्टक पूरा नहीं होता है। जब ये जुड़ता है तो क्या होता है? कुछ ऐसा जुड़ता है H3N, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको? बोरान को देता है और उसके साथ साझा भी करता है। तो ये बना बंध क्या कहलाता है? उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। यानी जब एक परमाणु
किसी दूसरे परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देकर इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उसके साथ क्या करता है, बंध बनाता है, तो बना बंध क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, तो आपके सामने परिभाषा होगा कि जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को क्या करके इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उसके साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, तो बना बंध क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। ऊपर की परिभाषा में एक शब्द क्या और आया था, संलग्नी या लिगेंड आया था, ठीक है ना। ऊपर के शब्द में एक शब्द क्या और आया था, तो संलग्नी या लिगेंड आया था। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हम समझना चाहेंगे क्या होता है संलग्नी या क्या होता है लिगेंड। ध्यान रखिएगा, संलग्नी या लिगेंड कुछ और नहीं है, बस इसी को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा। अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे रहा है, बोरान को दे रहा है। वैसे एग्जाम्पल में देखिए, ध्यान रखिएगा, जो Ag और NH3 वोल्टवाइज की ओर देखेंगे हम, तो क्या देखेंगे यहाँ पे Ag क्या है, बीच का सेंट्रल धातु है, और नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा किसको, सिल्वर को देता है। वैसे अमोनिया भी क्या नाइट्रोजन जो है क्या करता है, अमोनिया का नाइट्रोजन सिल्वर को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। इधर उधर में देखिए, ध्यान रखिएगा, कॉपर क्या है, बिल्कुल बीचों बीच में है। यहाँ साइनाइड में से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दे रहा है, इसमें भी नाइट्रोजन, सुविधा अनुसार क्या किया हमने, Cn को इधर Nc लिखा है। ये चारों क्या देख रहे होंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे रहा है, कॉपर को दे रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देकर बंध बनाता है, तो ऐसे बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब इसी क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक में क्या ध्यान रखिएगा, या संकुल यौगिक में जो अणु परमाणु अथवा क्या होता है, आयन जो होता है, जो केंद्रीय धातु आयन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है और उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, ऐसे पदार्थ को, अणु परमाणु अथवा आयन को ही हम क्या कहते हैं, संलग्नी या लिगेंड कहते हैं। मतलब पहले एग्जाम्पल में क्या है, अमोनिया क्या है, संलग्नी या लिगेंड है, और दूसरे में एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे साइनाइड जो है संलग्नी या क्या है, लिगेंड है। तो परिभाषा आपके सामने क्या हो गया, वह परमाणु, अणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु आयन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देकर क्या करता है, उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, ऐसे अणु परमाणु अथवा आयन को हम क्या कहते हैं, संलग्नी या लिगेंड कहते हैं। क्लियर। तो यही मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पे संलग्नी या लिगेंड है। इसी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक शब्द आया कैसा, केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन को चूंकि ध्यान रखिएगा ये सेंटर में होता है, इन चारों के क्या है, बिल्कुल केंद्र में है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कैसा, केंद्रीय धातु आयन के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, यही था कैसा, संलग्नी या लिगेंड। अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे, इसमें एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे हम, क्या कि आखिर लिगेंड जो होते हैं वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वह टॉपिक है क्या, लिगेंड का वर्गीकरण। ठीक है, जो नया टॉपिक हमारा क्या है, लिगेंड का वर्गीकरण, यानी हम समझेंगे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो लिगेंडों को हम दो आधारों पर हम बांट सकते हैं। पहला जो आधार है क्या, लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने दाता परमाणु है, और दूसरा आधार जो है क्या, लिगेंड में उपस्थित कैसा, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या के आधार पे। यानी लिगेंडों का वर्गीकरण क्या कर सकते हैं हम, दो आधारों पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए तो पहला आधार जो है लिगेंड में उपस्थित कैसा, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पे लिगेंड जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे। कौन कौन सा होगा, एक दंतुर लिगेंड होता है, दूसरा कैसा होता है, बहुदंतुर लिगेंड होता है। क्लियर। बात करें हम तो एक दंतुर लिगेंड भी जो होते हैं आवेश के आधार पे तीन प्रकार के होंगे। ठीक है, कौन कौन सा होगा, तो एक जो होगा ऋणात्मक एक दंतुर लिगेंड, दूसरा कैसा होगा धनात्मक एक दंतुर लिगेंड, और तीसरा कैसा होगा उदासीन एक दंतुर लिगेंड। ध्यान रखिएगा, सभी एक दंतुर कहने का मतलब हो गया कि जो एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देगा। क्लोरीन में देखिए Cl माइनस, Br माइनस और Cn माइनस, तीनों में माइनस लगा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ऋण आवेशित कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा केवल ये सिंगल बंध बनाता है, यानी ये तीनों की खासियत क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर ही क्या कर सकता है, ये बंध बना सकता है, इसलिए इसको कहते हैं हम एक दंतुर लिगेंड। दूसरा दिख रहा होगा यहाँ पे धनात्मक, चूंकि इन पे क्या है, आवेश धनात्मक है, और इनकी खासियत भी है कि एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के एक ही बंध बनाएंगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, एक दंतुर कहेंगे। धनात्मक है इसलिए हम कह रहे हैं क्या, एक दंतुर धनात्मक लिगेंड। ठीक है, उदासीन दोनों दिख रहा होगा, ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। ये भी क्या कर सकता है, केवल एक ही बंध बना सकता है, इसीलिए क्या कहते हैं हम इसको एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो क्या है, ये बहुदंतुर लिगेंड है, पॉलीडेंटेड लिगेंड।
पॉलीडेंटेट क्या होगा, कई प्रकार के हो सकता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा क्या होगा, 2 बंध बनाएगा तथा परमाणु 2 रहेंगे तो क्या होगा, द्विदंतुर। 3 रहेगा तो त्रिदंतुर, 4 रहेगा तो चतुर्दंतुर, 5 रहेगा तो 5 है ना पेंटादंतुर, और 6 रहेगा तो कैसा, हेक्सादंतुर। इस प्रकार देखा जाए तो क्या हो सकता है, लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं के आधार पे इतने प्रकार के लिगेंड क्या है, हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नामकरण की आईयूपीएससी पद्धति में मेन इन्हीं को जानना है हमको। कौन सा, इरडाप। 3 प्रकार के जो लिगेंड दिख रहे होंगे, एक दंतुर, थोड़ा बहुत बहुदंतुर का क्या हो सकता है, उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो बहुदंतुर लिगेंड में आपको और बहुत सारे मिल सकते एग्जाम्पल। चलिए एक टॉपिक अगला और हम समझेंगे, तभी हमारा क्या होगा, नामकरण समझ में आएगा। एक हमको जानना है इसमें क्या होता है उप सहसंयोजन संख्या, या क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको समझना होगा कि क्या किसे कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या या किसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। समझिए, एक एग्जाम्पल आपके सामने नीचे रखा हुआ है, जरा देखिए। इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, Fe6 4- है ना। अब समझना होगा किसे कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या। ध्यान रखिएगा ये सरल धातु आयन है या केंद्रीय धातु आयन है, और ये हमारा क्या है, लिगेंड। हम जान चुके हैं। यहाँ पे देखिए इस सरल धातु आयन से कितने, 6 की संख्या में लिगेंड जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा ये लिगेंडों की संख्या ही कहलाता है इसका क्या, उप सहसंयोजन संख्या। तो हम कहेंगे क्या, Fe6 4- में जो Fe2+ की उप सहसंयोजन संख्या होगी या कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, कितनी होगी, 6 होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, CuNH3 2+ आयन में। यहां पर ध्यान रखिएगा लिगेंडों की संख्या 4 है, तो हम कहेंगे यहां उप सहसंयोजन संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तीसरा क्या है, AgCN होल्टवाइज। ध्यान रखिएगा यहां सिल्वर के साथ 2 ही लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे Ag+ की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कुल मिलाकर उप सहसंयोजन संख्या किसे कहेंगे, तो सीधी सी बात है केंद्रीय धातु आयन के साथ जितनी संख्या में क्या होता है, लिगेंड। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के अंदर ही, बाहर वाला नहीं गिनते हैं। केंद्रीय धातु आयन में लिगेंड के साथ जितनी संख्या में, केंद्रीय धातु आयन के साथ है ना, जितनी संख्या में लिगेंड क्या होते हैं, आपस में बंधे होते हैं। किस बंध के द्वारा, उप सहसंयोजन बंध के द्वारा बंधे होते हैं, वह संख्या ही क्या कहलाता है, उसका उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। एक जानकारी हमको और लेना है, और वह क्या है, क्या होता है उप सहसंयोजन मंडल या किसे कहते हैं उप सहसंयोजन क्षेत्र। इसको हमको बारीकी से समझना है। ठीक है, तो जरा एक एग्जाम्पल नीचे की ओर देखें, क्या है, K4FeCN6। ठीक, ध्यान रखिएगा ये बाहरी आयन कहलाएगा, और ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर ध्यान रखिएगा जो दोनों दिख रहा होगा क्या है, केंद्रीय धातु आयन है और एक ऐसा है लिगेंड है। इसके बीच हमेशा कौन सा बंध बना होता है, उप सहसंयोजक बंध बना होता है। और ध्यान रखिएगा इसी ब्रैकेट के अंदर जितने भी कह सकते हैं यौगिक है, कैसा बंधा है, उपसर्ज। और ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का ही दूसरा नाम क्या है, तो उप सहसंयोजन मंडल, या इसी को कहते हैं क्या, उप सहसंयोजन क्षेत्र। उप सहसंयोजन मंडल या इसी को कहते हैं क्या, उप सहसंयोजन क्षेत्र। तो हम क्या कहेंगे, किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक में रखा जाता है। इस बड़े कोष्ठक को ही हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन मंडल या क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वास्तव में ये ब्रैकेट ही बताता है कि ये उप सहसंयोजन मंडल या उप सहसंयोजन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जरा उप सहसंयोजी यौगिक में जरा हम एक आखिरी टॉपिक देख लें, इसको थोड़ा सा क्या है समझ ले, इसके बाद हम नामकरण की ओर चलेंगे। तो जरा समझिए, ये जैसे यौगिक है, ध्यान रखिएगा ये 2 प्रकार का आयन है, यह चित्र में दिखाया गया होगा। ये वास्तव में जो दिख रहा है क्या है, ब्रैकेट से, यही है क्या, उप सहसंयोजन मंडल, या यही कहलाएगा क्या, उप सहसंयोजन क्षेत्र। ये जो दिख रहा है पूरा, ये उप सहसंयोजन मंडल है। और याद रखिएगा उप सहसंयोजन मंडल में हमेशा कौन सा बंध होता है, उप सहसंयोजक बंध होता है। इसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं, क्या कहलाएगा, केंद्रीय धातु आयन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि सेंटर में रहता है। ठीक है, ये जो इसके साथ ध्यान रखिएगा CN है जिसकी संख्या 6 है, ये यहाँ पे कहलाता है संलग्नी या लिगेंड कहलाता है। और हमको मालूम है कि जो 6 की संख्या में है उसे क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। दोस्तों ये नामकरण से पहले उप सहसंयोजी यौगिकों के बारे में प्रारंभिक जानकारी थी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो IUPAC नामकरण होगा, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना, और मैं उम्मीद करूंगा अगर पसंद आया है वीडियो तो जरूर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें मेहनत करने में और भी उत्सुकता होगा। ओके।